प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 5 नई समस्याएं भाग 4 पढ़ेंगे। 3 के माध्यम से हमने जाना कि मराठों का प्रभुत्व पूरे भारत में धीरे धीरे बढ़ रहा था। और आइए अब आगे जानते हैं। प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष, अंग्रेजों की विजय। प्रभुत्व होता है अधिकार। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 100 वर्ष तक भारत पर अधिकार करने के लिए विविध रूपों में संघर्ष चलता रहा। 18वीं शताब्दी में भारत पर अधिकार के 4 दावेदार थे। इनमें से भारतीय थे, मराठे और दक्षिण में हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। विदेशी थे फ्रांसीसी और अंग्रेज। सदी के पूर्वार्ध में यह लगभग निश्चित जान पड़ता था कि मराठे पूरे भारतवर्ष पर अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे और मुगल शासन के उत्तराधिकारी होंगे। कोई शक्ति इतनी मजबूत नहीं रह गई थी कि उनका सामना कर सके। ठीक उसी समय 1739 उत्तर पश्चिम में एक नया बवंडर उठ खड़ा हुआ। बवंडर होता है बच्चों बवाल। और ईरान का नादिर शाह दिल्ली पर टूट पड़ा। उसने बड़ी मारकाट और लूटपाट मचाई और अपने साथ बेशुमार दौलत ले गया, जिसमें प्रसिद्ध तख्ते ताउस भी था। बेशुमार दौलत मतलब अत्यधिक धन वो ले गया। दिल्ली के शासक कमजोर और नपुंसक हो चुके थे और मराठों से नादिर शाह के टकराहट नहीं हुई। उसके हमले से मराठों का काम आसान हो गया। वे बाद के वर्षों में पंजाब में भी फैल गए। एक बार फिर ऐसा लगा कि भारत मराठों के अधीन हो जाएगा। नादिर शाह के आक्रमण से दिल्ली के मुगल शासकों का अधिकार और राज्य का रहा सहा दावा भी खत्म हो गया। जिस किसी के पास उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति होती, वे उसी के हाथ की कठपुतली भर रह जाते। नादिर शाह के आने से पहले ही उनकी यह हालत हो चुकी थी। उसने इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया। फिर भी चले आते रिवाजों के दबाव के कारण अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे लोग भी उनके पास प्लासी की लड़ाई से पहले तक उपहार और कर भेजते रहे। बाद में भी लंबे समय तक कंपनी दिल्ली के उस बादशाह के एजेंट के रूप में काम करती रही, जिसके नाम के सिक्के 1835 ईस्वी तक चलते रहे। नादिर शाह के हमले का दूसरा परिणाम यह हुआ कि अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। अफगानिस्तान जो बहुत लंबे समय से भारत का हिस्सा था, उससे कटकर अब नादिर शाह के राज्य का हिस्सा बन गया। बंगाल में जालसाजी और बगावत को बढ़ावा देकर क्लाइव ने थोड़े से प्रयास से सन 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया। जालसाजी होता है बच्चों धोखा। इस तारीख से कभी कभी भारत में अंग्रेज साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। जल्दी ही पूरा बंगाल और बिहार अंग्रेजों के हाथ आ गया। इनके शासन की शुरुआत के साथ ही 1770 ईस्वी में इन दोनों सूबों में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे इस घनी आबादी वाले इलाके की 1/3 से अधिक आबादी नष्ट हो गई। दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष, जो विश्वव्यापी युद्ध का ही एक हिस्सा था, अंग्रेजों की विजय में समाप्त हुआ और भारत से फ्रांसीसियों का लगभग नामो निशान मिट गया। फ्रांसीसियों के भारत से हट जाने के बाद 3 ताकतें बाकी रह गई, जो अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थीं। मराठा संगठन, दिल्ली में हैदर अली और अंग्रेज।
प्लासी में उनकी जीत और बंगाल और बिहार में फैलने के बावजूद भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी जो अंग्रेजों को ऐसी शक्ति के रूप में देखते हों जिसकी नियति में पूरे भारत पर राज्य करना हो। अब भी सबसे पहला स्थान मराठों को ही दिया जाता था। वे सारे पश्चिम और मध्य भारत में यहाँ तक कि दिल्ली तक फैले हुए थे और उनका साहस और युद्ध करने की योग्यता प्रसिद्ध थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान भी विकट विरोधी थे जिन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को लगभग खत्म कर दिया था, पर वे दक्षिण तक सीमित रहे और पूरे भारत पर उनका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। हैदर अली एक अद्भुत व्यक्ति और भारतीय इतिहास का उल्लेखनीय व्यक्तित्व था। उसका आदर्श किसी हद तक राष्ट्रीय था और उसमें कल्पनाशील नेता के गुण थे। मैसूर के टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने अंततः 1799 ईस्वी में पराजित कर दिया और इस तरह मराठों और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आखिरी मुकाबले के लिए मैदान साफ हो गया। लेकिन मराठा सरदारों के बीच आपसी बैर था और अंग्रेजों ने उनसे अलग अलग युद्ध करके उन्हें पराजित किया। उन्होंने 1840 ईस्वी में आगरा के पास अंग्रेजों को बुरी तरह हराया, लेकिन 1818 ईस्वी तक आते आते मराठा शक्ति अंतिम रूप से कुचल दी गई और उन बड़े सरदारों ने जो मध्य भारत में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता मतलब गुलामी। अंग्रेज इसके बाद भारत के अधिकांश भाग के शासक हो गए और वे देश पर सीधे या फिर अपने अधीनस्थ राजाओं के माध्यम से शासन करने लगे। हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत को अव्यवस्था और अराजकता से बचाया। यह बात इस हद तक सही है कि उन्होंने उस युग के बाद, जिसे मराठों ने आतंक का युग कहा है, सुव्यवस्थित शासन कायम किया। लेकिन यह अव्यवस्था और अराजकता कुछ दूर तक ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में उनके प्रतिनिधियों की नीति के कारण ही फैली थी। यह कल्पना भी की जा सकती है कि अंग्रेजों की सहायता के बिना भी संघर्ष की समाप्ति के बाद शांति और व्यवस्थित शासन की स्थापना हो ही सकती थी। अब रणजीत सिंह और जयसिंह के विषय में जान लेते हैं बच्चों। आतंक के इस दौर में जनता सामान्यतः त्रस्त और पस्त जरूर थी, पर अनेक व्यक्ति ऐसे अवश्य रहे होंगे जो उस समय सक्रिय नई शक्तियों को समझना चाहते होंगे, लेकिन घटनाओं की बाढ़ ने उन्हें दबा दिया और उनका कोई प्रभाव न पड़ सका। ऐसे व्यक्तियों में जिनमें जिज्ञासा भरी हुई थी, महाराजा रणजीत सिंह थे। वे जाट सिख थे जिन्होंने पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया था। बाद में यह साम्राज्य कश्मीर और सरहदी सूबे तक फैल गया। अपनी कमजोरियों के बावजूद वह एक अद्भुत व्यक्ति था। वह अत्यंत मानवीय था। उसने एक राज्य और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया, फिर भी वह खून खराबा पसंद नहीं करता था। जब इंग्लैंड में छोटे मोटे चोर उचक्कों को भी मौत की सज़ा भोगनी पड़ती थी, उसने मौत की सज़ा बंद कर दी, चाहे जुर्म कितना ही बड़ा हो। युद्ध के सिवाय उसने कभी किसी की जान नहीं ली, गर्चे उसकी जान लेने की कोशिश एकाधिक बार की गई। उसका शासन निर्दयता और दमन से मुक्त था। बच्चों, ये था पाठ का चौथा भाग। अब इसके पश्चात हम गृह कार्य देख लेते हैं। बच्चों, आपने पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, सुनना और समझना है। उसके पश्चात पाठ में आए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखना है, याद भी करना है, ठीक है।
आज के लिए इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद।